हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम चैप्टर 8 के अंदर ग्रेविटेशन चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर के अंदर हम केपलर्स लॉ पढ़ेंगे। केपलर्स लॉ। ये जो केपलर्स लॉज जो है वो 3 लॉज है टोटल। उसमें फर्स्ट लॉ प्लेनेट की मोशन के बारे में, सन के अराउंड जो प्लेनेट्स घूमते हैं उसकी मोशन के बारे में केपलर ने 3 लॉज दिए थे। उसमें जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट। अब ये क्या आपको दिखाता है फर्स्ट लॉ? फिर से मैं बता दूं, प्लेनेट की जो मोशन, सन के अराउंड जो प्लेनेट घूमते रहते हैं उसकी मोशन के बारे में ये केपलर ने 3 लॉज दिए थे। उसमें फर्स्ट लॉ, जिसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोला जाता है, वो फर्स्ट लॉ, ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन situated at one of the foci of the ellipse। अब यहाँ पे जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट इस तरह से, उसके 2 सेंटर होते हैं। ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है होती है उसके 2 सेंटर होते हैं, एक ये और एक ये। दोनों में से कोई एक जगह पे सन होगा। अब मान लो जो सन है वो मान लो यहाँ पे है, ये जगह पे सन है, तो अर्थ जो होगी वो इस तरह के इलिप्टिकल पाथ में घूमेगी सन के अराउंड। सन के अराउंड अर्थ इस तरह से ये पाथ में घूमेगी। कोई भी प्लेनेट ले लो बच्चों, ये जो प्लेनेट होता है उसका इलिप्टिकल पाथ होता है, उसके 2 सेंटर होते हैं, दोनों में से कोई एक सेंटर पे सन जैसा बड़ा स्टार होता है और उसके अराउंड इस तरह के प्लेनेट घूमते रहते हैं, जिसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ ऑर्बिट। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये जो लॉ ऑफ ऑर्बिट है वो आपको क्या दिखाएगा, उसकी ऑर्बिट कैसी होती है। प्लेनेट्स जो गोल घूमते हैं सन के मीन स्टार के अराउंड, उसकी ऑर्बिट कैसी होती है। फिर से मैं रीड करके आपको बताता हूँ लॉ ऑफ ऑर्बिट, या तो लिख देता हूं, चलो। लॉ ऑफ ऑर्बिट, ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स with the sun situated at one of the foci of the ellipse। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में से कोई एक सेंटर पे सन रहता है, मीन स्टार रहता है, और जो प्लेनेट होता है वो इस तरह की इलिप्टिकल ऑर्बिट में गोल घूमता है। समझ में आ रहा है बच्चों? मैं आपको एक एक्टिविटी बता दूं। मान लो आप कोई 2 पेंसिल या तो कोई ऐसी 2 चीज, जहां पे मान लो एक आपने इस तरह से डोरी एक ली, ये है डोरी का ये ए एंड, ये है डोरी का बी एंड, ए एंड और बी एंड। अब आप क्या करोगे बच्चों, ये डोरी जो है उसका ए एंड यहाँ पे फिक्स कर दोगे, बी एंड भी यहाँ पे फिक्स कर दोगे, और एक पेंसिल लोगे या तो पेन लोगे और इस तरह से डोरी जितनी हो सकती है उतनी उसको खींचोगे। तो होगा क्या बच्चों, ये जो डोरी होगी जब आप पेन या तो पेंसिल से इस तरह से खींचोगे तो मान लो यहाँ तक जैसे जैसे आप खींचते हुए गए तो डोरी यहाँ पे इस तरह से इतनी गई, इतनी यहाँ तक।
समझ में आ रहा है? आपने क्या किया, ये जो ए फिक्स जगह है, बी भी फिक्स जगह है, बीच में जो डोरी है वो फ्री है, लेकिन आपने एक पेन लेके डोरी को खींचा इस तरह से, तो अभी आपने डोरी को पकड़ के रखा है, तो यहाँ से और यहाँ से हम पेन को मैक्सिमम यहाँ तक घसीट के ले जा सकते हैं, क्योंकि ये पेन जो है उसके ऊपर तो इस तरह से डोरी पास हो रही है, इसके ऊपर तो क्या हो रहा है, ये जो डोरी है वो पास हो रही है, तो मैक्सिमम आप पेन को खींचोगे तो पेन यहाँ तक जाएगी। अब ये जो खींची हुई पेन है उसको आप थोड़ा सा मूव करोगे, मान लो लेफ्ट हैंड साइड, तो पेन यहाँ पे आ जाएगी, तो ये जो डोरी होगी वो डोरी इस तरह से आ जाएगी। तो जैसे जैसे आप ये पेन को मैक्सिमम दूर खींच के अगर घुमाओगे तो ये पेन इस तरह के पाथ में ही घूमेगी। आप ट्राई करके देख लेना, ये एक एक्टिविटी है। ये पेन जो होगी वो ये पाथ पे ही घूमेगी, तो ये हुआ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये इलिप्टिकल जो ऑर्बिट है उसके कितने सेंटर हुए, डोरी आपने बांध के रखी थी ये दो जगह पे, ए और बी, ये दोनों जगह पे डोरी बांध के रखी थी, बीच में आपने डोरी को जितना हो सके उतना खींचा और पेन को घुमाया, तो यहाँ पे पेन घुमाने से आपको ये शेप मिला जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट। और दूसरी एक बात बच्चों, यहाँ पे रेडियस की बात होगी या तो एक्सिस की बात होगी, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके आपको बता दूँ एक बार, देखो यहाँ पे ये उसके सेंटर। अब यहाँ पे मैं एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, इस तरह से मैं एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब आप देखोगे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये बीच में ओ बोल दिया, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी है। तो ये आप देख सकते हो, इसमें ओ से लेके सी तक, याद रखना ओ से लेके सी तक ये ज्यादा है, जिसको सेमी मेजर एक्सिस बोला जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस। और ये जो है ओ से लेके ए तक वो छोटा है, उसको सेमी माइनर एक्सिस बोला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको दो आपको एक्सिस भी मिल गई, सेमी मेजर और सेमी माइनर। तो सेमी मेजर एक्सिस ये होगी, सेमी मेजर एक्सिस में लिख देता हूं, ये सेमी मेजर एक्सिस और ये है सेमी माइनर एक्सिस। याद रखना, ये बड़ी है इसलिए मेजर और ये छोटी है इसलिए माइनर। तो यहाँ पे इसकी जो एक्सिस होगी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो बच्चों ये हुआ, यहाँ पे मैंने आपको बताया केपलर्स फर्स्ट लॉ, उसने लॉ ऑफ ऑर्बिट दिया, ऑर्बिट कैसी होती है वो बताया। ये इलिप्टिकल पाथ के दो सेंटर होते हैं, तो सन दोनों में से कोई एक जगह रहेगा। हमारा जो सन है, मान लो ये सन यहाँ पे है, तो यहाँ ये जगह खाली होगी और कोई भी प्लेनेट होगा वो इस तरह से ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही घूमेगा। अब दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं, लॉ ऑफ एरियाज, इसका सेकेंड लॉ, केपलर सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरियाज। अब यहां पे मैं आपको बता रहा हूं सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरियाज। अब इसमें क्या बताया है यहाँ पे केपलर ने, मान लो इस तरह की जो ये ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिट है जिसके दो सेंटर है, उसमें से सन यहाँ पे है, ये सन मान लो, ये सन और ये है प्लेनेट। अब क्या होगा बच्चों, मान लो सेम टाइम में प्लेनेट सेम एरिया कवर करेगा। मीन्स मान लो यहाँ पे ये जगह पे फर्स्ट डेट, कोई भी मंथ की फर्स्ट डेट है, अर्थ यहाँ पे पहुंची है। फिर मान लो 30th डेट, मान लो 30th डेट पे प्लेनेट ये अर्थ थोड़ा ऊपर पहुंची,
1 महीने के बाद, 30 दिन के बाद। तो सन से अर्थ पे एक लाइन ड्रॉ की और ये सन से अर्थ पे यहाँ पे लाइन ड्रॉ की। तो 1 महीने में ये अर्थ यहाँ से यहाँ पहुंची। 1 महीने में ये अर्थ यहाँ से यहाँ पहुंची। तो यहाँ पे जो एरिया कवर हुआ, ये जो एरिया कवर हुआ वो एरिया की मैं बात करूंगा। तो ये जो एरिया है मान लो 10⁹ किलोमीटर स्क्वायर है, ये एरिया इतना सा जो आपको दिख रहा है। अब यही अर्थ अगर यहाँ पे आएगी 6 महीने बाद, तो यहाँ पे मान लो 1st डेट है, तो आफ्टर 30 डेज, 30 दिन के बाद ये अर्थ यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे जो एरिया कवर हुआ बच्चों वो इतना हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पे जो एरिया कवर हुआ वो इतना हुआ। तो ये एरिया कितना था 10⁹ किलोमीटर स्क्वायर। तो सेम उतना ही एरिया 30 दिन में यहाँ पे मिला, सेम उतना ही जितना एरिया यहाँ पे था 10⁹ किलोमीटर स्क्वायर, सेम उतना एरिया 30 दिन में यहाँ पे मिला। ये A1 है, ये A2 है, तो A1 = A2। लेकिन एक चीज याद रखनी चाहिए, इसमें टाइम क्या होने चाहिए, सेम टाइम सेम होने चाहिए। 1 महीने की बात हो रही है तो 1 तारीख से 30 तारीख तक, यहाँ भी 1 महीने की बात हो रही है तो 1 से 30 तक। तो मान लो ये मई मंथ है तो 1 मई से 30 मई तक जितना एरिया कवर होगा, ये कवर होगा, उतना ही एरिया ये 1 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक उतना ही एरिया यहाँ पे कवर होगा। तो ऑलवेज एरिया सेम टाइम पे वो सेम कवर हो रहा है, जिसको बोला जाएगा एरियल वेलोसिटी। dA/dt = कांस्टेंट। याद रखना बच्चों, एरियल वेलोसिटी है ये। क्या है एरियल वेलोसिटी? तो सेम टाइम पे सेम एरिया कवर होगा। 1 महीने में अर्थ यहाँ से यहाँ गई, एरिया जितना कवर हुआ उतने ही एरिया, अर्थ नज़दीक है, अभी सन से नज़दीक है तो अर्थ 1 महीने में यहाँ से यहाँ जाएगी, तो उतना ही पूरी गैलेक्सी में सेम एरिया कवर होगा। तो उसको बोला जाएगा एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट। यहाँ पे dA/dt = कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी सभी प्लेनेट की क्या होती है, कांस्टेंट होती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये जो लॉ ऑफ एरिया, सेकेंड लॉ बोला जाता है इसको, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। द लाइन दैट joins any planet to the sun sweeps equal areas in equal interval। ये यहाँ पे सेकेंड लो। तो एरियल वेलोसिटी ऑलवेज क्या होगी बच्चों, कांस्टेंट होगी, क्योंकि सेम टाइम पे सेम एरिया कवर हो रहा है तो एरियल वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट। यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ करके भी आपको दिखाया है, देखो। फिर जो थर्ड लॉ होगा वो है लॉ ऑफ पीरियड। अब ये लॉ ऑफ पीरियड क्या है, देखो यहाँ पे मैं आपको ये पहले लिख देता हूं इसका स्टेटमेंट। द स्क्वायर of the time period of revolution of a planet is
proportional to the cube of the semi-major axis of the ellipse traced out by the planet. अब ये याद रखना लॉ ऑफ पीरियड्स क्या है बच्चों। लॉ ऑफ पीरियड के अंदर मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे बात होगी टाइम पीरियड की। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लेनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो यहाँ पे टी का जो स्क्वायर होगा, यहाँ पे टाइम पीरियड टी का जो स्क्वायर होगा वो प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शन में होगा। मीन्स यहाँ पे मान लो मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट ड्रॉ कर रहा हूँ। ध्यान रखना बच्चों, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब हम सेमी मेजर एक्सिस किसको बोलते थे, ये था हमारा सेमी मेजर एक्सिस। ये सेमी मेजर एक्सिस जिसको मैं ए बोलूंगा, ए समझ में आ रहा है। तो ये ए का क्या है, क्यूब करना है। ए का क्यूब वो होगा टी स्क्वायर के प्रोपोर्शन में। टी क्या है, टाइम पीरियड। अर्थ जब यहाँ पे है, वही अर्थ पूरा घूम के फिर से यहाँ पे आ जाती है। अर्थ यहाँ पे है, ये पूरा सर्कल लगा के जब यहाँ पे आ जाती है तो वो टी टाइम पीरियड लेती है। हम आपको पता है हमारा 365.25 डेज है। अर्थ का टाइम पीरियड क्या है, 365.25 डेज। ये है अर्थ का टाइम पीरियड। तो अर्थ पूरा घूम के यहाँ पे आती है तो उसका टाइम पीरियड ये है। तो ये जो टाइम पीरियड है उसको कन्वर्ट कर दो सेकंड में, उसका स्क्वायर करो प्रोपोर्शनल टू, ये जो है वो सेमी मेजर एक्सिस है, मीटर में ले लो और उसका क्यूब करो। तो सभी प्लेनेट के लिए ये सही लॉ है। सभी प्लेनेट के लिए, कोई भी प्लेनेट ले लो, बड़ी है ये इलिप्टिकल ऑर्बिट बड़ी है तो सेमी मेजर एक्सिस बड़ा होगा और टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम पीरियड। तो टी प्रोपोर्शनल टू क्या है, ए। तो ये एक चीज़ याद रखना, लॉ ऑफ पीरियड क्या है, ये अर्थ को घूमने में जो टाइम लगता है ना उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। यही टाइम पीरियड का आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। यही टाइम पीरियड का आप स्क्वायर करोगे, वो स्क्वायर इसकी जो सेमी मेजर एक्सिस है उसके क्यूब के प्रोपोर्शन में होगा। सभी प्लेनेट के लिए सही है, ये सिर्फ अर्थ के लिए ये ऐसा नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये प्रोपोर्शनल की साइन निकलेगी तो क्या लगेगा, तो एक कांस्टेंट लगेगा। तो यहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं क्यू लगा रहा हूँ एक कांस्टेंट ए क्यू। तो यहाँ पे क्यू जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया मैंने। और आप ऐसा भी लिख सकते हो क्यू इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई ए क्यूब। क्यू इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई ए क्यूब। तो ये जो क्यू है, जो कांस्टेंट है, वो उसकी वैल्यू सभी प्लेनेट के लिए ये कांस्टेंट की वैल्यू इक्वल ही आती है, ऑलमोस्ट इक्वल ही आती है सभी प्लेनेट के लिए। आप टेबल देखोगे आपकी बुक में तो आपको एक टेबल दिया हुआ है, प्लेनेट है, ये लाइन पे प्लेनेट लिखा हुआ है, फिर ए की वैल्यू है, फिर टी की वैल्यू है और बाद में लास्ट में ये कांस्टेंट क्यू की वैल्यू है। तो फर्स्ट प्लेनेट है मान लो मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी के लिए ये ए दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, लेकिन ये जो क्यू मिलेगा ना वो मिलेगा 2.95। मर्क्यूरी के लिए क्यू कांस्टेंट मिलेगा 2.95। फिर है मान लो वेनस दिया हुआ है तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है और आपको क्यू की वैल्यू मिली 3.00। तो 2.95 और 3.00 बहुत ही क्लोज वैल्यू है, नियरेस्ट वैल्यू है। फिर अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ में भी ए और टी दिया हुआ है। जब आपने यहाँ पे टी स्क्वायर डिवाइड बाई ए क्यूब ये रेशियो लिया तो अर्थ के लिए जो
क्यू मिला वो 2.96 है बच्चों। क्या है? 2.96। फिर मार्स के लिए ए और टी रख के जो क्यू की वैल्यू मिली वो 2.98 है। क्या है? 2.98। फिर यहाँ पे जुपिटर के लिए ए और टी की वैल्यू रख के यहाँ पे जो मिला वो है 3.01। तो आप देख सकते हो बच्चों, इस तरह से जितने भी प्लेनेट होंगे सभी का जो क्यू होगा वो 3 के अराउंड है, 3 के आसपास है। देखो ये सभी वैल्यू 3 के नज़दीक है। समझ में आ रहा है? कोई 3 से ज़्यादा है, कोई 3 से 1-2 पॉइंट छोटा है, लेकिन 3 के अराउंड है ये वैल्यू। तो सभी प्लेनेट के लिए क्यू क्या होगा बच्चों? सभी प्लेनेट के लिए क्यू कांस्टेंट होगा। एक चीज याद रखना बच्चों, सभी प्लेनेट के लिए क्यू की वैल्यू कांस्टेंट होगी। और एग्जाम में अगर ये याद तो नहीं रखना है, लेकिन एग्जाम में आपको क्यू दे देंगे। तो यहाँ पे है लॉ ऑफ पीरियड। अर्थ को घूमने में जो टाइम लगता है, एक पूरा सर्कल घूमने में जो टाइम लगता है उसका स्क्वायर करोगे तो वो प्रोपोर्शनल टू होता है सेमी मेजर एक्सिस क्यूब। ये एक यहाँ पे सभी प्लेनेट के लिए ये अप्लाई होता है, थर्ड लॉ ऑफ पीरियड। और प्रोपोर्शनल की साइन निकलेगी तो कांस्टेंट क्यू लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो हुआ वो है थर्ड लॉ। तो केपलर ने प्लेनेट जो मोशन करते हैं सन या स्टार के अराउंड, उसके बारे में 3 लॉज दिए थे। यहाँ पे 1, 2, 3 मैंने आपको तीनों पढ़ा दिए। फर्स्ट लॉ क्या था? फिर से लॉ ऑफ ऑर्बिट था कि ऑर्बिट कैसी होती है। केपलर ने क्या बताया? ऑर्बिट कैसी होती है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो ऑर्बिट होती है इलिप्टिकल। इलिप्टिकल के जनरली 2 सेंटर होते हैं, उसमें से कोई एक सेंटर पे सन रहेगा और ये अर्थ या कोई भी प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही घूमेंगे। ये फर्स्ट लॉ है। दूसरा लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज में क्या है? ये जो प्लेनेट होता है वो सेम टाइम में सेम एरिया कवर करता है। मीन्स dA/dt एरियल वेलोसिटी प्लेनेट की कांस्टेंट होती है। तो ये सन से प्लेनेट दूर है, मान लो ये सन से प्लेनेट दूर है तो 30 दिन में वो थोड़ा ही आगे जाएगा, लेकिन ये जो एरिया होगा उतना ही एरिया जब प्लेनेट नज़दीक होगा तो ज़्यादा दूर जाएगा। लेकिन ये जो एरिया होगा 30 दिन का, ये एरिया मान लो 10⁹ मीटर स्क्वायर है, तो ये एरिया भी 10⁹ मीटर स्क्वायर ही होगा। सेम एरिया होंगे दोनों ही। समझ में आ रहा है? तो उसका मीनिंग एरियल वेलोसिटी dA/dt वो तो क्या होती है? ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये है लॉ ऑफ एरियाज। समझ में आ रहा है यहाँ पे? फिर तीसरा जो है वो है लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड क्या है कि प्लेनेट को घूमने में पूरा जो टाइम लगता है उसका आप स्क्वायर करो, वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू ये ए क्यूब। तो ए क्या है बच्चों? यहाँ पे ए है सेमी मेजर एक्सिस, उसका क्यूब। तो जो टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो आपको ये प्रोपोर्शनल की साइन निकलेगी तो यहाँ पे क्यू कांस्टेंट लगेगा। तो t² = QA³। अब क्यू की वैल्यू तो ऑलमोस्ट सभी प्लेनेट के लिए सेम ही मिल रही है। देखो एक टेबल भी आपकी बुक में दिया हुआ है, जो ये टेबल लर्न नहीं करना है आपको एग्जाम में डेटा प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे केपलर्स 3 लॉज हमने पढ़ लिए चैप्टर 8 के।